चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी, हम ये कर रहे हैं 2024 का। ठीक है, 2024 का ये क्वेश्चन है आईएएस का। आईएएस के पीवाईक्यूज का है क्वेश्चन। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले आपको ये समझना होगा कार्यशील पूंजी किसको कहते हैं, स्थिर पूंजी किसको कहते हैं। ठीक है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में है, ऑब्वियस है। चलिए हम इसको थोड़ा सा, केवल दो सही है, हम इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। एक अंडरस्टैंडिंग, देखिए मैं यहाँ पे ये पीवाईक्यू लेके बैठा हूँ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। पूछा क्या जा रहा है, स्थिर पूंजी है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं कार्यशील और स्थिर पूंजी क्या है। ठीक है, किसान का हल एक उपकरण है जिसका इस्तेमाल खेत जोतने में किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है यार, सबको पता है। कार्यशील पूंजी का मतलब वह पैसा या सामान होगा जिसमें जो उत्पादन की प्रक्रिया में इस्तेमाल होगा, और उत्पादन होने के बाद वो खत्म हो जाएगा या बदल जाएगा, उसका फॉर्म बदल जाएगा। ठीक है, और जैसे कि रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कि कपास, कपास से हमने शर्ट बना लिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, स्थिर पूंजी वह सामान है या वह वस्तु है, या वस्तु नहीं कहेंगे उसको, उस तरह से हम पूंजी कहेंगे जो इसका इस्तेमाल उत्पादन में लंबे समय तक किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आई थिंक हो चुका था। चलिए कोई बात नहीं, फिर से समझ लेते हैं। तो स्थिर पूंजी कई बार और लंबे समय तक ये होता रहेगा। ठीक है, और उत्पादन के बाद ऐसा तो नहीं ना कि खेत जोतने के बाद किसान का हल खत्म हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्यशील नहीं होगा, ये स्थिर पूंजी होगा। जी, किसी ने मुझे एक क्वेश्चन बता दिया था। ठीक है, अब हम 12 में चलेंगे। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं ना, अब उठाया है तो कर लेते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर भी लंबे समय तक इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, उत्पादन, आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, मैंने क्लास ले ली, उसके बाद ऐसे थे ना कि कंप्यूटर का अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, वो स्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी कार्यशील है, सुमिलित नहीं है। ठीक है, पेट्रोल की बात करें तो कार्यशील पूंजी है। क्यों है, क्योंकि मशीन में चलाने के लिए किया गया और उसके बाद पेट्रोल खत्म हो गया। क्लियर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि 11 हो चुका है, 12 नहीं हुआ था शायद। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेबर जो है स्थिर पूंजी में आएंगे मैडम जी। लेबर खत्म क्यों ना हो रहे हैं, जैसे मैं मजदूर हूं तो मैं अपना लेबर दूंगा, काम खत्म हो सकता है, मैं मेरा अस्तित्व, लेबर का अस्तित्व तो बना रहेगा ना। पेट्रोल का अस्तित्व ही खत्म हो गया। ठीक है, मोहित कुमार बहुत जल्दी आ गए भाई, देखिए। चलिए कोई बात नहीं मोहित कुमार जी, आपकी, आपका भाग्य आज अच्छा है, किस्मत अच्छी है, यहीं से स्टार्ट होना है। ये पहला क्वेश्चन ही है जो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व। अब इतना लंबा चौड़ा आपने, मैं आपकी मेंटालिटी बता दे रहा हूँ एक एज अ स्टूडेंट, इतना लंबा चौड़ा नाम देखा और वहीं पे आपका, आपकी विकेट गिर गई। ठीक है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो इसको डील कैसे करेंगे, अगर आपको संप्राश्विक, इसका आप इंग्लिश में, इंग्लिश में आप वर्जन देख सकते हैं, यूपीएससी में ये मिलेगा आपको। और अगर आप ऑप्शन में जाके देखिएगा, पहले ऑप्शन को भी, इसको डील करने का तरीका बता दे रहा हूँ। इंग्लिश में तो मैंने यहाँ दे दिया है, और आपको इंग्लिश वर्जन आपको यूपीएससी में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए, और इन चारों के फंक्शन पता होने चाहिए। यानी शेयर बाजार क्या होता है, मुद्रा बाजार क्या होता है, विदेशी मुद्रा बाजार क्या होता है, एंड बॉन्ड बाजार क्या है।
अगर जब तक इन चारों के बारे में आपकी एक समझ नहीं है, ये क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं किसी भी इकोनॉमी में संपार्श्विक उधार लेन देन का जो दायित्व होता है वह किसमें लिखित होता है, इंस्ट्रूमेंट, मतलब कहाँ इसको लिखा जाएगा लेन देन में। ठीक है, चलिए तो ये एक ऐसा साधन है, यानी कोलेटराइज्ड जो बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन जो है, सीबीएलओ से कहा जाता है। इतना लंबा चौड़ा नाम पर है बहुत इजी। कोलाटरलाइज्ड कहा गया, मतलब कि गिरवी रखने की बात कही गई है, अब लेन देन संबंधी। ठीक है, अभी इस शब्द को अगर हम अभी साइड में रखते हैं मयंक जी, तो उधार लेन देन संबंधी दायित्व आप ऐसे समझ सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं आप। ठीक है, अभी मैं आपको पकड़ने का तरीका बता रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन को एक अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप है तो इजी आपके लिए, वो उससे इजी क्वेश्चन होगा नहीं। ठीक है, चलिए, और यही चीज इंग्लिश मीडियम के बच्चों में भी सेम प्रॉब्लम देखी जा रही है। तभी तो क- लंबे क्वेश्चंस को सॉल्व, मतलब यार 98 95 80 85 क्वेश्चन वो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और कट पिट के आ जा रहे हैं 40 पे 45 पे, है ना, 45 पे। चलो, तो ये एक ऐसा साधन है ये, जिसके तहत उधार लेने वाला व्यक्ति हो या संस्था कर्ज लेने के लिए कुछ संपत्ति को मॉर्गेज रखेगा, गिरवी रखेगा। तो गिरवी रखेगा भैया, हम 2 साल के लिए रख रहे हैं गिरवी, यानी हमने अपने जमीन घर की माँ के कंगन जो है वो रख दिए और बदले में कुछ पैसे ले लिए, उससे मैंने क्या कर लिया, एक बिजनेस कर लिया। अल्पकालिक होगा उधार। ठीक है, ये समझ में आया। यानी जो भी होगा ये जो जो लैंडिंग बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन जो है, लेन देन संबंधी जो दायित्व है, वो टेम्पोररी होगा, अल्पकालीन होगा, शॉर्ट टर्म होगा। 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है, 10 साल के लिए भी लोन, हाउसिंग लोन मिलता है, लेकिन वो भी इसका भी टाइम पीरियड फिक्स होता है। ठीक है, चलिए, सरल भाषा में इसको डिकोड किया है मैंने। ठीक है, बॉन्ड बाजार क्या है भाई, पहले बॉन्ड बाजार जान लेते हैं। तो बॉन्ड बाजार एक ऐसा प्लेस है जहां पे गवर्नमेंट और कंपनियां लोगों के से पैसे उधार लेने के लिए एक बॉन्ड, यानी एक प्रीमिसरी नोट बेचती है। यानी कि बॉन्ड आप गवर्नमेंट बेचेगी या कोई कंपनी बेचेगी, आप उसको परचेज कर लोगे। मान लो 20 रुपए में आपने खरीद लिया लक्स का, LUX साबुन का बॉन्ड ले लिया, शेयर बाजार वाला काइंड ऑफ। अब ये देखेंगे कि इसका अगर ग्रोथ हो रहा है, अगर ये 100 हो गया, 200 हो गया, तो आपने, मयंक ने क्या किया, इस लक्स साबुन से नहाना बंद किया, मतलब नहाना उसी से है, लेकिन उसका बॉन्ड उन्होंने बेच दिया, उन्हें 80 रुपए का फायदा हो गया। ये है खरीद फरोख्त। तो ये प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। यानी कि अगर दाम बढ़ गया है तो आपको पैसा, शेयर बाजार में और बॉन्ड में यही फर्क है, थोड़ा सा पहले समझ लीजिएगा। बॉन्ड में और शेयर शेयर बाजार में जो शेयर में पैसा लगाते हैं, उसमें दोनों में अंतर ये है कि इसमें इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, शेयर में तो ऊपर और नीचे हो भी सकता है ना। बॉन्ड में कुछ 2 साल 3 साल 5 साल के बाद वो 100 रुपीज होगा ही होगा, वो पेमेंट करने के लिए सरकार या कंपनी बाध्य होती है। और ये जनरली क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। शेयर मार्केट में क्या है कि कल को पैसा आपका डूब सकता है, बॉन्ड में ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आप समझिए, आप लोगों ने FD का नाम सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट लोग करते हैं, जैसे केवी, किसान विकास पत्र, KVC। ठीक है, या फिर नेशनल, ये ऐसे इस तरह के सर्टिफिकेट एक छोटा सा मिलता है कि भाई हमने क्या किया, 10,000 रुपए का ले लिया, 5 साल बाद हमें इस पे ब्याज निश्चित रूप से 100% मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि CBLO के संदर्भ में ये तो अल्पकालिक हो गया। अगर हमें ये पता है कि भाई ये जो उधार लिया जा रहा है, देखिए अल्पकालिक है ये, तो ऑब्वियस सी बात है कि, और ये
बॉन्ड जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ये होगा ही नहीं। क्लियर। विदेशी मुद्रा की बात करें, ठीक है, तो ये अलग अलग देशों की मुद्राएं आपस में खरीदी और बेची जाती है। डॉलर है, येन है, पाकिस्तानी रुपीस, हालांकि वो कोई नहीं खरीदेगा, पाउंड है, स्टर्लिंग है ना, ये सब चीजें हैं, खरीदी और बेची जाएगी। सीबीएलओ के संदर्भ में बात करें तो उधार लेने देने से, और यहाँ खरीद फरोख्त की बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, बस छोटी छोटी लेमैन टर्म्स में आप इसको समझ लीजिए, आगे आने वाले प्रश्न जो है वो सही होते चले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि आप लोगों ने ज्योग्राफी में देखा, जैसे कि आपने हिस्ट्री में देखा, पॉलिटी में देखा, है ना, इन्वायरमेंट में देखा, उसी तरह से। चलिए, मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार बहुत कम समय के लिए पैसे का लेन देन होता है। एक बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो है रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे उधार देती और लेती हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत कम समय के लिए, यानी शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, तो ये बिल्कुल होगा। तो सीबीएलओ जो है, ये कट क्यों हो रहा है, मुद्रा बाजार का उपकरण है, जिसमें क्लियरिंग क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसे विकसित किया है, सीबीएलओ को। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ये उधार लेने में, अल्पकालिक जरूरतों को उधार लेने में मदद भी करेगा। कुछ संपत्तियां यानी कोलैटरल को, मॉर्गेज को आपको गिरवी रखना होगा यहाँ पे, ये मुद्रा बाजार का लिखत है। ठीक है, ये हो गया। अब शेयर बाजार क्यों नहीं हो सकता, तो मैंने अभी आपको कहा कि शेयर बाजार खरीदे और बेचे जा रहे हैं, तो खरीद फरोख्त का संबंध है, जबकि यहाँ पे उधार लेन देन से संबंध है। तो अगर एकदम क्विक डिसीजन लेना था, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भैया ये उधार लेने देने से संबंधित है। और ये शेयर बाजार में क्या करते हैं, उधार लेते हैं? नहीं। विदेशी मुद्रा बाजार में उधार लेते हैं नहीं, खरीद फरोख्त होता है, सेल एंड परचेज होगा। बॉन्ड बाजार में भी सेल परचेज ही होना है लॉन्ग टर्म के लिए। ये गवर्नमेंट लेगी या कंपनी लेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होगा। यहाँ पे खरीद फरोख्त नहीं होगी, यहाँ पे उधार लेने की बात हो रही है। यानी किसी कंपनी को पैसे की जरूरत है तो क्राउड फंडिंग भी करती है, अपना आईपीओ निकालती है। बात समझ रहे हो, बहुत सारी चीज होती है, पर वो शेयर बाजार है। बॉन्ड का मतलब ये है, जैसे आईपीओ आ गया। आईपीओ नाम सुना, बहुत सारी कंपनियों का लॉन्च होता है, कुछ प्रमुख कंपनियों का आईपीओ लॉन्च होना होता है, तो लोग बैठे रहते हैं घात लगा के, भैया चलो जल्दी से खरीद लेंगे, है ना। चलिए, ये समझ में आई सभी को, बहुत इजी था। चलिए, कमेंट तो करते जाइए प्रभु, कमेंट ही आप लोगों से नहीं हो पा रहा है। एग्जाम देना और यूट्यूब पे जाके कमेंट करना, ये तो आप लोगों के लिए नामुमकिन सी बात है। आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि आप लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं, तो और मैं कभी गलती से वीडियो देख लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि भैया देखा, कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने लाइक, डिसलाइक और शेयर या फिर कमेंट, ये सब दिखता है। वो तो आप लोगों ने, तो खैर मैंने आपसे उम्मीद भी नहीं की है। चलिए, लेकिन कम से कम यहाँ पे तो उम्मीद करूंगा ना। चलिए, आधिकारिक संरचना निवेश न्यास, ये क्या है? आप देखिए, ये नहीं पता है, देखते साथ ही आपके हाथ पर ढीले हो गए। ट्रस्ट मी, जितने पीवाईक्यूज में इस तरह के टर्म्स हैं आप लोगों ने देख लिए, उसमें 60% यानी कि हम्म हम्म भी वही दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ गई भाई? हम्म चलिए, तो अब आपको क्या देखना है? मेरी आवाज, वॉइस ब्रेक हो रही है? अच्छा, नहीं ब्रेक तो बाकी लोगों को भी लग रहा है कि मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है।
मयंक जी अभी लग रहा है क्या? अच्छा, अब इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, चलिए वीडियो पे कवर कर लीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत ब्रेक हो रही है तो ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए, आधिकारिक, अच्छा वीडियो में भी, अच्छा ब्रेक, हाँ ठीक है। अगर ज्यादा ब्रेक हो रही है, एकदम दिक्कत, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो हम उसको क्लास को 2 बजे कर सकते हैं। मर्जी आपकी है। अभी ठीक है, चलिए। आधिकारिक संरचना निवेश न्यास जमा, यस सर का मतलब क्या? अब देखिए, यस सर लिखा आप लोगों ने, मतलब कि 2 बजे क्लास करना है या अभी करना है? अभी कंटिन्यू, अभी क्लियर है। अच्छा ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि आप लोगों के कन्वर्सेशन में कितनी प्रॉब्लम है। अगर आप टीचर को नहीं समझा पा रहे हैं तो यूपीएससी को कैसे समझाइएगा भाई? फिर नंबर कटेगा तो फिर आप कहोगे हमने ऐसे नहीं ऐसे किया था। चलिए, आधिकारिक संरचना निवेश न्यास में जमा, डिपॉजिट से हुई जो ब्याज की आय होती है, यानी कि इस ट्रस्ट में, इस ट्रस्ट में जो पैसा जमा होगा, उस जमा पैसे का कुछ तो ब्याज मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। उस इंटरेस्ट से जो आय हो रही है, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि आप बैंक जाते हैं, मयंक जी बैंक जाते हैं और अपना कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कुछ, उस इंटरेस्ट से उनको कुछ इनकम होगा, यानी कि मान लीजिए कि 2,000 रुपए उनको इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, वेरी गुड। तो उनकी आय हुई, उस आय को, उस जो इनकम हुई, जो उनके निवेशकों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, कर से छूट प्राप्त होती है, किंतु लाभांश कर योग्य है। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, पहले हम इसको एक एक करके हम डिकोड करेंगे। तो अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें 3 चीजें बताई गई हैं। इस स्टेटमेंट में 3 चीजें बताई गई हैं। एक तो भैया जमा हुआ है, एक ट्रस्ट में पैसा जमा हुआ, उस पैसे से जो इंटरेस्ट आया, उस इंटरेस्ट से को जो जितने उस कंपनी में जितने या उस ट्रस्ट में जितने लोग थे, उन सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, जो इन्वेस्टर हैं, जिनका पैसा लगा था, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और ये कर से छूट उनको प्राप्त होगी, यानी इसमें टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन लाभांश जो होगा, यानी प्रॉफिट जो है, वो टैक्सेबल है, ये पूछा गया है। ठीक है, अभी नीचे हम बात करेंगे। दूसरा जो कथन है कि वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, ये इसके अधीन ऋणों के रूप में मान्यता, मतलब ये जो एक्ट आया है, इस इस एक्ट के तहत आधिकारिक संरचना निवेश न्यास जो है, यानी इस तरह का जो ट्रस्ट है, वो ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऋणी का मतलब कि भाई, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, एक एक करके आराम से। पहला स्टेटमेंट ये देख लेते हैं विकल्प में। विकल्प कह रहा है कि भाई ब्याज पे टैक्स नहीं लगता पर लाभांश में लगता है, यही कह रहा है। और दूसरा कथन कह रहा है कि भाई ये कानून के तहत कर्जदार है, ऋणीदार, ऋण है, ऋणी है, ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, चलिए, दोनों ही सच है, मगर दूसरा कथन जो है पहले कथन का कारण बताता है या उसे समझाता है। अब देख लेते हैं कि क्यों गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है। क्योंकि ब्याज और लाभांश दोनों पर टैक्स लगता है, ब्याज पे भी टैक्स लगेगा और लाभांश पे भी टैक्स लगेगा, इसीलिए ऊपर वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। ठीक है, दूसरा वाला क्यों है? अब दोनों कथन सही है पर व्याख्या नहीं है। क्यों व्याख्या नहीं है? क्योंकि पहला कथन ही गलत हो चुका है। ठीक है, तीसरा विकल्प में चेक कर लेते हैं। तो पहला कथन, क्योंकि ये तो क्लियर ही हो गया हमारा ऊपर, इसी लाइन से ही क्लियर हो गया है
आंसर डी है, क्योंकि मान्यता प्राप्त है, ये गलत हो चुका है। हम नीचे वाली, अभी पहले समझिएगा बात को, टेक्निकल चीज बता रहा हूं। ये स्टेटमेंट हमें पता चल चुका है कि भैया दोनों में टैक्स लगता है, छूट उट नहीं मिला हुआ है, तो ऑटोमेटिक दोनों कथन तो गलत होगा नहीं। आप चेक कर लीजिए, कोई एक तो सही होना है ना। कथन एक वो दोनों सही है, कथन दोनों सही है, कथन एक सही है दो गलत है, किंतु ठीक है, या कथन एक गलत है दूसरा सही है, दोनों तो नहीं गलत हो सकते। और हमें पता चल गया कि पहला गलत है। आइए अब बात कर लेते हैं। एक कथन, बस इसको आप इसको थोड़ा सा इसी तरह से समझिएगा। टैक्स जो मैंने जो काम की चीज थी वो बता दी यहाँ पे, कि इस पे दोनों पे टैक्स लगता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का पार्ट था, और ये इस क्वेश्चन का नेचर समझिएगा। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा गया था, और ये जो है स्टैटिक था। तो अगर, फिर से रिक्वेस्ट है, जब आपको नहीं समझ में आ रहा, मान लीजिए कि आपको ये प्रश्न नहीं समझ में आया, आपको गजनबी और गौरी बनने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, करते हैं। कोविड में, विश्व महामारी के बाद, हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। कोविड के बाद ब्याज दरें बढ़ा दी थी, क्या ऐसा हुआ था? कथन, ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग, ये समझना है। ठीक है। आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतें मौद्रिक नीतियों के उपाय से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है, इसलिए ब्याज बढ़ा दी। कि भैया, इसका कहने का मतलब क्या है कि जनता जो है टैक्स चुकाएगी, वो कैपेबल है मौद्रिक उपायों से। यानी जो बैंक है, केंद्रीय बैंक, भारत का बैंक, केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक को ऐसा लगता है कि मौद्रिक उपाय से हम इसको फेस करने, इसको, इस चैलेंज को को फेस करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, दोनों सही है, और दोनों सही, इसकी व्याख्या है क्यों है। अब लगाते हैं बीच में बिकॉज। ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है। अब इसमें बिकॉज लगा के चेक कर लेते हैं, क्योंकि, क्योंकि और बिकॉज लगाइए बीच में। अब पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। कोविड के बाद विश्व के अनेक बैंकों ने, केंद्रीय बैंक जो थे, उन्होंने ब्याज दरें बढ़ा दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि उनके पास उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति कौन जारी करती है? रिजर्व बैंक, पता है, सबको पता है। तो सामर्थ्य, क्योंकि लगाया और क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा कथन कारण में देख लेते हैं। बढ़ाई गई थी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ही, कि महंगाई ज्यादा ना हो जाए, तो दोनों कथन सही सही है। कोविड के बाद बढ़ाई गई थी। ठीक है, क्यों सही है? क्योंकि कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था मौद्रिक नीति। ठीक है, जिससे कि ब्याज दरें बढ़ाकर लोगों के खर्च की क्षमता को कम कर सकते हैं और महंगाई पे काबू पा सकते हैं। बिल्कुल सही बात, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात हो रही है। ठीक है, चलिए। तो जब दोनों सही हो गया, तो अब बात वहीं खत्म हो गई। तीसरा पे आते हैं, चलिए। तीसरे प्रश्न पे, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को स्टेरलाइजेशन, बंध्याकरण के रूप में माना जाता है? स्टेरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? कॉर्ड कटिंग करना। यानी कि आरबीआई का एक ऐसा टूल है जिससे कि वो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है, बेसिकली ए, मार्केट में जितने भी पैसे को शक कर लेने की क्षमता होती है इसमें।
एक एक करके बात कर लेते हैं इन सब चीजों पर, चीजें क्लियर हो जाएंगी फिर। आरबीआई क्या करता है, जब जैसे सरकारी कागजात, बॉन्ड खरीद लेता है और बेचता, दोनों है, कौन करता है, आरबीआई। तो आरबीआई जब ये कागजात यानी बॉन्ड खरीद रहा है तो बाजार में पैसा आता है। अब आप ऐसे समझिए, इसको समझने की जरूरत होगी। ये आरबीआई है, ये मार्केट का, ये मार्केट है, गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदा आरबीआई ने, तो खरीदा तो पैसा क्या, बैंकों में पैसा आ गया, मार्केट में पैसा आ गया, और जब बेचता है तो पैसा वापस यानी मार्केट से सक हो जाएगा, चूस लेगा वो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको अगर समझ लिया तो कोई समस्या नहीं, फिर से आएगा। अब स्टेरिले बंध्याकरण का मतलब क्या है, कि भाई सेंट्रल बैंक यह देखता है कि बाहर से आने वाले या बाहर जाने वाले पैसे का देश में पैसे की सप्लाई पर ज्यादा असर ना पड़े। ठीक है, तब ये इस कंडीशन में ही ये इसका इस्तेमाल करता है, इस टूल का। ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं इसको। यानी एज पर एग्जाम्पल समझते हैं कि बाहर से मान लीजिए कि बहुत सारा डॉलर आ रहा है और रुपए की कीमतें बढ़ने का खतरा हो सकता है। अगर रुपए की कीमत बहुत गिर गई तो भी खतरा है, बढ़ गई तो भी खतरा है, क्योंकि आयात निर्यात हम हमारा डिपेंड करता है इस पे। तो आरबीआई क्या करता है, डॉलर खरीदेगा, खरीद कर रुपए देगा, और उतना ही रुपए सरकार क्या है, बॉन्ड बेचकर वापस ले लेगा उससे। तो मार्केट में इसका इस सप्लाई से ज्यादा कुछ हेर फेर ज्यादा नहीं होता, कंट्रोल में रहेगा। इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन का मतलब ही हुआ कि भाई कॉर्ड कटिंग कर देना। ठीक है। सेकंड है निपटारा और भुगतान प्रणालियों की निगरानी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आरबीआई यह देखता है कि देश में पैसे का लेन देन जो है, यूपीआई पेमेंट के सिस्टम ठीक ठाक काम करे, उसमें गड़बड़ी ना हो। ठीक है, बंध्याकरण पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, तो ये कोई सेंस नहीं बनता इसका। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ऋण और रोकड़ का प्रबंधन, तो ये आरबीआई केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को जरूरत पड़ने पर कर्ज देता है और उस पैसे का हिसाब किताब रखता है। इसका स्टेरिलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी एक एक लाइन को मैंने यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया है। तो अगर आप इसको, मुझे अगर आप लोगों में से किसी को भी लगता है कि अब तक का ये जो बेस्ट जो एम पीवाईक्यू बना है सॉल्यूशन के साथ, मेरे हिसाब से वो इकोनॉमी का बना है अब तक में। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, लगता है तो बताइए, नहीं लगता तो भी बताइएगा। कमेंट कर, लेकिन कमेंट कीजिएगा जरूर, जो लोग हैं अभी। ये अब तक का ये बेस्ट है ये। अगर आप इसको मतलब टीचर की कमी मतलब जो अगर गलती से अगर आपको कल को घर में अकेले बैठ के पढ़ना है तो आप तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो देखने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, सरल बात, इसका मतलब क्या है, बैंक वित्तीय संस्थानों के कार्यों का रेगुलेशन, विनियमन। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आरबीआई उन एनबीएफसी जो होती हैं, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कॉर्पोरेशन है, उनके लिए, यानी जो बैंकिंग की तरह सेविंग आप अकाउंट नहीं खोल सकते उसमें, है ना, तो ये उनको रेगुलेशन की बात हो रही, कार्यों का रेगुलेशन। बंध्याकरण से क्या लेना देना है भाई, आरबीआई उन वित्तीय कंपनियों को, आरबीआई के अंडर में ही नियम बनाएगा जो बैंक नहीं है। जैसे लोन देने वाली कंपनियां, मुथूट बैंक सोना लेगा गिरवी रखेगा, यही सब करेगा। तो बंध्याकरण के तौर पर क्या है, इसका कोई, यह गतिविधि कंपनियों के कामकाज को रेगुलेट करने से जुड़ी हुई है, ना कि बाहर से पैसा आ रहा है या उसको कंट्रोल करना, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। क्यों नहीं होगा, मैंने दे दिया है, लेकिन काम की चीज यही है। तो आपके पास अगर, अब आप लोग को एक और ट्रिक बता देता हूँ, हालांकि इसको पूरा पढ़िएगा। एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले अगर आपको रिवीजन करना है तो आप केवल सरल भाषा वाला पढ़ दीजिए ये, तब भी आपका काम बहुत हद तक कम हो जाएगा, बोझ कम हो जाएगा। जी ज्योति जी।
जी, चलिए ठीक है। और भी अगर कोई सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है, क्योंकि जो टेक्निकल जो चीजें हैं ना, उसमें प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने ये चीजें की हैं। ठीक है, चलिए। आप लोगों की जानकारी के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये नहीं अवेलेबल है। उन्होंने काफी ये किया, पर मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे। ठीक है। और अभी 2018 तक ओरिजिनल क्वेश्चन लग चुका है। 9 अब 23, इसको 13 तक मुझे मुझे इस पे काम करके आज ही आप लोगों को शेयर करना है, ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ, 13 तक का, क्योंकि वो मैंने बना लिया है। तो डेली डेली नए नए काम निकल के आ रहे हैं ना, तो इसीलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। चलिए। मयंक जी, पढ़ने में दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको? कोई दिक्कत है तो भी खुल के बताइए, पड़ोसी को ना बताइए। आप लोग पड़ोसी से शेयर करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं बनस्पत की टीचर से। नहीं, मैं सिर्फ मयंक जी, ये बात लाइन में सिर्फ मयंक के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ। तो जो प्रॉब्लम है वो पढ़ाई से संबंधित, बाकी आपको पार्टी पॉलिटिक्स करना, वो तो आप लोग करेंगे, वही करोगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई से संबंधित आप मुझसे ही रखिए, भरोसा रखिए। चलिए। निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। कुछ भी कमी होगी तो उसको ठीक कर मैं ही कर सकता हूँ, जिनको आप ये समस्या बता रहे हैं वो तो करेगा नहीं, है ना। चलिए। निम्नलिखित बाजारों पर विचार करना, बाजार की बात हो रही है, ठीक है। सरकारी बॉन्ड बाजार क्या होता है? शीघ्र शीघ्रावधि द्रव्य बाजार, यानी कॉल मनी मार्केट, ये क्या होता है? ट्रेजरी बिल मार्केट, ये क्या होता है? स्टॉक बाजार क्या होता है? पहले तो ये होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि पूंजी बाजार में कितने शामिल हैं, इन पूंजी बाजार में शामिल कितने बाजार हैं। ठीक है, चलिए। विकल्प से देखते हैं। दो बाजार शामिल है। सरकारी बॉन्ड बाजार, ये देख लीजिए, सरकारी बॉन्ड बाजार क्या ये शामिल है या नहीं है। इसको पढ़ लिया, फिर कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। हालांकि मैं इकोनॉमी का टीचर नहीं हूं, लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमी में, आज जो मल्टीपल्स मैंने बुक पढ़ रखे हैं, उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, दत्तन सुंदरम पढ़ रखा है, मिश्रण पूरी पढ़ रखा है, उसका ये बेनिफिट आप लोगों को आज यहाँ मिल रहा है। मुझे लगा था ये तो खत्म हो गया, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन उसका बेनिफिट यहाँ पे लाल एंड लाल पढ़ रखा है मैंने। ठीक है, तो इतना तो पढ़ रखा है, मिनिमम पढ़ रखा है, वो भी टेक्स्ट बुक है ये सब। ठीक है। उमा कपिला पढ़ रखा है मैंने इकोनॉमी में, ये सब हाई स्टैंडर्ड की बुक है, और ये सब मैंने पढ़ रखी है, तो उसका थोड़ा बहुत अंश जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ। हालांकि मैं फिर से दावा करता हूं कि मैं इकोनॉमी का टीचर नहीं हूं। ठीक है, चलिए। सरकारी बॉन्ड बाजार, सरकारी बॉन्ड बाजार किसको कहते हैं भाई? ये वो जगह है जहां पे सरकार लोगों से लंबे समय के लिए पैसे उधार लेने के लिए बॉन्ड बेचती है। देखिए, ऊपर वाला लाइन रिपीट हो गया यहाँ पे, जल्दी से बताइए, रिपीट है, यस या नो? बस, चलिए। हाँ, जब आप सभी लोग ऐसे कमेंट कीजिएगा, तुरंत तुरंत एकदम हाथ में लेके रखिए, 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें मतलब सेकंड्स में आपका कमेंट आना चाहिए, 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर। तो पढ़ाने में मुझे तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद मुझे एनर्जी मिलती है। ठीक है। पूंजी बाजार का मतलब क्या होता है? तो सरकारी बॉन्ड बाजार जो है पूंजी बाजार का ही हिस्सा होती है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में, ध्यान दीजिएगा किस शब्द पे मैंने फोकस किया, लॉन्ग टर्म में डेरिवेटिव्स का या प्रतिभूतियों का कारोबार होता है। ठीक है।
कॉल मनी मार्केट किसको कहते हैं? तो ये वो जगह है जहां पे बैंक और जो जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब थोड़े समय के लिए, यानी कि थोड़े समय के लिए का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, पैसे का उधार लेते देते हैं रोजमर्रा की जरूरत। देखिए ये लाइन भी रिपीट हो गई, तो ये भी पूंजी बाजार का हिस्सा है शॉर्ट टर्म के लिए। ये लाइन भी रिपीट है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, अभी मैंने तुरंत बताया, ट्रेजरी बिल आ जाइए। तो ये वो जगह है जहां सरकार थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, पैसे उधार लेने के लिए, किसके लिए, पैसे ट्रेजरी बिल से उधार लिया जाता है, ट्रेजरी बिल को बेचती है सरकार को। जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो ट्रेजरी बिल बेचती है, तो उसके पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है। व्याख्या के अनुसार ये भी हिस्सा है, लेकिन अल्पकालिक ऋण उपकरण है, ठीक है। चलिए, और स्टॉक बाजार की बात करें तो यहाँ शेयर बाजार खरीदे और बेचे जाते हैं, मतलब कि कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना होगा, बेचना है तो चलो बेच दिया, ठीक है, खरीद लिए तो आप हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो स्टॉक बाजार में पूंजी बाजार हिस्सा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए होता कारोबार होता है। अब ये लॉन्ग टर्म में मार बार बार क्यों कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में क्यों कर रहा हूँ, कि अगली बार जब क्वेश्चन आएगा ना यूपीएससी में, अब देखिए मैं इसको खेलना बता देता हूँ, क्वेश्चन को मैं चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। दीर्घकालीन, सॉरी, दीर्घकालीन पूंजी व्यापार, पूंजी बाजार का हिस्सा है, बाजार का हिस्सा है, बस यही 90% जनता गई। अगला क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्लियर है, ये समझ पा रहे हैं तो फायदा है आपको क्लास करने का, नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको समझिए, सिर्फ रट के चले जाइएगा, सॉल्व नहीं होगा, यूपीएससी हिलेगी भी नहीं। चलिए, प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना को का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। चलिए इस पे जरा सा बात कर लेते हैं, कौन करता है भाई, तो ये बी करता है, ठीक है, बी है, ये देखिए बी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बोलने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे बोल दूं, क्योंकि फिर रिपीटेशन होगा, एक एक करके हम सारी चीजों पे बात कर लेते हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी बचेगा और चीजें स्मूथ समझ में भी आएंगी। पहला स्टेटमेंट मैंने स्टेटमेंट ही दे दिया है, ये देख लीजिए, स्टेटमेंट मैंने अपने घर से स्टेटमेंट नहीं लाया, बस एज इट इज मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको, ठीक है। यूपीएससी का एकदम एग्जैक्टली लाइन है ये। युद्ध के कारण बड़े देश, युद्ध के कारण अपने देश से बड़ी संख्या में लोग विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर, जिसमें वे सामूहिक खेती कर उपज आपस में बांट लेते थे, पुनः स्थापना करना, क्या ये लाइन मानी जा सकती है? इसका मतलब क्या है भाई, पहले तो हमको बताइए कि मतलब क्या है इसका। पूछ रहा है यहाँ पे, लघु कृषक बड़े खेत, किसान छोटा है पर खेत बड़ा है। भारत में क्या है, 89% जो लोग हैं वो सीमांत किसान है। सीमांत किसान का मतलब क्या है, मार्जिनलाइज फार्मर, इसका मतलब 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है इनके पास, हेक्टेयर से 89-90%, यानी हमारे देश के जो किसान है उनके पास लैंड ही कम है। पंजाब के किसानों के पास ज्यादा वो है, लैंड है, बड़े बड़े खेत है, जमींदार टाइप है ना। चलिए, तो ये भारत के, अब इसको सरल विकल्प में देखें तो बहुत सारे लोग जो युद्ध की वजह से पलायन कर गए, उन्हें एक जमीन दे दी गई, बड़ी जमीन दे दी गई, उस पर मिलकर खेती करते हैं, जो पैदा होगा आपस में बांट लेंगे, जिंदगी शुरू करेंगे, ये कहने की बात हो रही है। तो क्या इसका संबंध ये होगा? कॉमन सेंस लगा के देखिए, नहीं हो सकता बॉस, क्योंकि लघु किसान बोल रहा है और बड़े खेत बोल रहा है,
यानी 4 लोगों के पास 10,000 एकड़ है, या 100 एकड़ की भूमि है, और 100 लोगों के पास 5 एकड़ है, 100 लोगों के पास 5 एकड़ है। मयंक जी, या चलो मोहित की बात करते हैं, अब मोहित की बात कर लेते हैं। मोहित जी 5 भाई है, या चलो 2 भाई है। तो खेत है उनका जो है, वो पहले जो एक कंबाइंड जो खेत हुआ करता था, मान लीजिए कि ये 10 एकड़ है, तो 2 भाइयों में बट गया, तो 5-5 एकड़। मोहित जी के 2 बच्चे हो गए, तो 2.5-2.5 एकड़, और उनके बच्चे 3 हो गए, 2-2 बच्चे और हो गए, तो 2.5 की जगह अब इसको फिर अब 1-1 एकड़ में बांटो यार। तो जमीन का आकार, जोत का आकार बढ़ रहा है या घट रहा है, पहले मुझे ये बताइए। जोत का आकार बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। बात समझ में आई? हाँ, बस इतना ही समझना है। ठीक है जी। तो किसी किसी क्षेत्र में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। किसी क्षेत्र में के अनेक सीमांत किसान, सीमांत का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया मार्जिनलाइज्ड, जिसके पास भूमि कम है। तो जैसे मैंने ऊपर वाली की व्याख्या की, देखिए ऑटोमेटिक सेकंड वाला लाइन निकलने निकलने लगा। ठीक है। सीमांत किसान अपने समूहों में व्यवस्थित करके चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं। इतना टफ लाइन बताया है, बताइए। ये कह क्या रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये किसी इलाके में बहुत सारे छोटे छोटे किसान मिलकर एक समूह बना लिए, यानी 5 किसान, सबके पास 1-1 एकड़ है, मिलके बोले यार 5 एकड़ में तो ट्रैक्टर चलेगा नहीं, एक एक एकड़ में तो चलेगा नहीं, तो सब लोग मिला के अपनी जमीन को आपस में कंबाइन कर लिए। अब सब लोग मिलकर खेती करें, तो ट्रैक्टर भी आसानी से चल जाएगा बॉस, प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। अब 1 एकड़, मान लीजिए कि मेरे पास छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा है, तो उसमें हम ट्रैक्टर कहाँ चला पाएंगे, है ना। चलिए। तो बहुत किसी इलाके में बहुत छोटे किसान मिलकर एक समूह बनाएंगे और खेती के कुछ खास कामों को एक ही समय में एक ही तरीके से कर लेते हैं। तो ये जो मॉडल है, ये खेती के कामों को मिलकर एक साथ करते हैं, तो फायदा भी मिलेगा, लागत कम हो जाएगा, उपज ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है यार। अब प्रश्न देखने से कितना खतरनाक लग रहा था, और है ये कितना इजी, जरा सोच के देखो। जैसे ही आप देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूं, आप लोगों ने जितना टेस्ट दिया है, उन सब में एक ही दिक्कत आ रही है, एक कॉमन फैक्टर वाला, कि आपको वर्ड के मीनिंग नहीं पता, और फिर भी आपने अटेम्प्ट ले लिया। यही बात है, 90% लोगों के साथ यही दिक्कत आ रही है। चलिए। नेक्स्ट। अब देखिए, सीमांत किसान, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत किसान मिलकर किसी नियमित निकाय, निगमित निकाय का मतलब कि रेगुलेट कर रहा है कोई बॉडी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, संविदा करके अपनी जमीन उसे निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं। अरे ये क्या बकवास बात है, जिसके लिए निगमित राशि जो निकाय जो है किसी को कोई सहमति राशि का भुगतान करता, फालतू की लाइन, ये हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हो रही, बट ये होगा नहीं। चलिए, क्यों नहीं होगा बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। छोटे किसान मिलकर कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं कि भैया किसी कंपनी को दे दिया, बदले में कंपनी ने पैसा दे दिया, अब कंपनी खेती करवाएगी, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग हो गया ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कौन लेके जाएगा, कंपनी लेके जाएगी। तो ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सही हो सकता है, जवाब है नहीं। क्योंकि जैसे ही आपने, लघु कृषक बड़े खेत का किसान में जमीन के मालिक बने रहते हैं और मिलकर खेती करते हैं, ना कि जमीन किसी कंपनी को सौंपेंगे, तो ये सर्वोत्तम व्याख्या तो नहीं हो सकती। कोई कंपनी किसी क्षेत्र में कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारी, सामग्रियां प्रदान कर देगी, ताकि विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उनकी जरूरतों के कृषि पण्य का उत्पादन कर सके। यानी जो मार्केट में सप्लाई होना है,
उसकी खेती कर ली जाए। ठीक है, कहने का मतलब कि एक कंपनी किसी इलाके में छोटे से किसान को कर्ज वर्ज दे देगी, खेत बीज और खाद वगैरह दे दिया गया, ताकि कंपनी के अनुसार, यही तो कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, गौर करना, कि उसकी फसलों की उगा सके और इसका इस्तेमाल कंपनी अपने सामान बनाने और बेचने में करने लगती है। क्या ये इस विकल्प में आएगा? जवाब है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरह ही है ये भी। तिनकठिया प्रथा भूल गए क्या? 3/20 भाग में, एक खेत का 3/20 भाग में खेती करना, नील की खेती। भैया हमारा तो फसल ही बर्बाद हो जाएगा, जमीन बर्बाद हो जाएगा, उससे हमें क्या मतलब? आ गई बात। तो किसान की मर्जी होगी नहीं, कि कंपनी की मर्जी होगी, कंपनी अपना माल जो उसमें प्रोडक्शन करना चाहे वो करेगी, है ना। तो जहां कंपनी की जरूरतों के हिसाब से खेती की जाती है, ठीक है, तो अपनी मर्जी से फैसले, जबकि यहाँ पे क्या है, इस कॉन्सेप्ट में किसान अपनी मर्जी से फसल को का चुनाव करते हैं। क्लियर हो गया? क्या वाकई में ये प्रश्न इतना टफ था? चलिए, आइए नया, एक नए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार काले तिल नाइजर गुइटोइया एबिसिनिका के बीज, ये एक काले तिल का नाम है, वैज्ञानिक नाम है, के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। काले तिल के लिए क्या कराती है, नहीं कराती है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन, एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। काले तिल की खेती खरीफ फसल में, देखिए फिर से खरीफ फसल आ गया, ठीक है। और तीसरा है, कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन के रूप में करते हैं। कुछ जनजाति, भैया कुछ जनजाति बोला तो करते होंगे यार। अभी हम थोड़ा सा, एक मिनट, क्या कह रहे हैं सर? पर मेन एंड में सही स्पेसिफिकेशन नहीं लिखा था क्या? पर क्या क्या कहना चाह रहे, समझ में नहीं आया मुझे ये। उसमें, पर उसमें एंड, अच्छा, क्लियर की थी। चलिए हम इस पर भी बात कर लेंगे। चलिए अभी फिलहाल इस पे फोकस करते हैं, ये थोड़ा सा आपने कमेंट करने में लेट कर दिया। चलिए आइए, तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, बिल्कुल तयशुदा। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब क्या है? सरकार उसके लिए एक दाम दे रही है कि इससे कम में नहीं बिकेगा, ठीक है। 22 फसलों में दी जाती है, एमएसपी घोषित करती है, ठीक है। बाजार से, बाजार में कीमत कम हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको, इतना रकम जो सरकार ने तय कर रखा है, इससे ऊपर ही बिकेगा, नीचे नहीं बिकेगा। और सारा खेल एमएसपी पे हो रहा है। किसान जो है, संगठन जो है, सो कॉल्ड किसान संगठन और विपक्ष, जो कहता है कि भाई सब हर फसलों पे एमएसपी दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, हाँ? इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एमएसपी, ठीक है। चलिए, खरीफ फसल, खरीफ का मतलब क्या है? एक रबी फसल होता है, एक खरीफ होता है, और तीसरा जायद फसल होता है, पानी वाली। ये जून जुलाई में बोई जाएगी और काट ली जाएगी, पानी वाली फसलें, है ना, गर्मी के समय में खीरा ककड़ी तरबूज, है ना। चलिए, खरीफ फसल क्या है? ये आपका चावल वगैरह हो गया। रबी क्या हो गया? गेहूं हो गया, गेहूं चना, ठीक है। नवंबर में देख लीजिए, ये भी बता चुका हूं मैं। तो काले तिल की फसल कब बोई जाती है भाई? जून जुलाई में बोई जाएगी और नवंबर में काट ली जाएगी, अक्टूबर नवंबर तक। तो जून जुलाई में बारिश हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, खेती होती है, और भारत में इसकी हो रही है। और कुछ जो आदिवासी समुदाय इसका पारंपरिक रूप से क्या खाद्यों में यूज कर रहे हैं, इसको खाद्य तेल के रूप में, तो आदिवासी समुदाय करते हैं कुछ, सभी नहीं, कुछ की बात हुई है ना। तो आदिवासी लोग इस बीज के तेल का उपयोग खाना पकाने में करते हैं, ठीक है।
जी। अब आप जरा सा, मोहित कुमार जी आइए, कहाँ इस क्वेश्चन की बात हो रही है? मोहित कुमार जी, देखिए गायब हो गए, सवाल पूछते हैं और गायब हो जाते हैं, फिर कहते हैं पड़ोसी आ गया था। क्वेश्चन नंबर बताइए। हाँ तो बताइए कौन से क्वेश्चन पे, कहाँ पे क्या दिक्कत आई है आपको? क्वेश्चन नंबर 5 पे दिक्कत आई थी। देखिए रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं भाई, तुरंत रिप्लाई आना चाहिए ना। चलिए आइए। एंड में क्लियर कर दिया है, अच्छा कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया ना, चलिए ठीक है। निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार करना है। निवेश, ठीक, ठीक है। उपयुक्त में से कितने अमूर्त है, कितने अमूर्त है? तो एक तो पहले पता होना चाहिए आपको मूर्त किसको कहते हैं और अमूर्त किसको कहते हैं। कल्चरल जो है वो अमूर्त होगा, अमूर्त जो है सामने विजिबल होगा, भौतिक रूप से होगा, दिखाई देगा। जैसे मैं कहूँ दुर्गा पूजा, तो भाई आप मनाते हैं लेकिन दिखेगा थोड़ी ना वो। आपके संस्कार, आप उसको करते हैं लेकिन वो फिजिकली फॉर्म में कहाँ है? नहीं है ना। लेकिन कोई स्टैचू है, कोई मूर्ति है, कोई भवन है, कोई संस्कृति का प्रतीक माना जा रहा, तो वो मूर्त हो गया, ठीक है, मोटे तौर पर। चलिए, तो अमूर्त निवेश माने जाते हैं, यानी इनमें से अगर आप पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो किसमें इन्वेस्ट करने से वो अमूर्त निवेश यानी कि इनवाइटेबल जो है इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको डेफिनेशन जान लें। किसी कंपनी का नाम, लोगो या डिजाइन होगा। ब्रांड का, पहचान का मतलब, जैसे अगर आप ये देखिएगा, चैतन्य लर्निंग पॉइंट का एक लोगो है, इट्स अ ब्रांड। जैसे पुष्पा का एक ब्रांड था, है ना, पीठ के पीछे वाला, ठीक है। तो लोग उसे पहचानते हैं और उसकी छवि उसके दिमाग में बनी रहती है। यह दिखता नहीं है लेकिन बहुत महत्व का होगा। अमूर्त निवेश के तौर पर ब्रांड क्या है? अमूर्त है, भौतिक नहीं है। कंपनी के ग्राहकों को आकर्षित करने और ज्यादा कीमत वसूल करने में मदद करेगा, यानी कि यहां तो ज्यादा कीमत वसूल नहीं हो रही। नाइकी का एक साइन जो है ये लगा हुआ हो तो कॉपी बनने लगता है मार्केट में। समझ में आ रही है चीजें? हाँ, रिबॉक का रिबुक हो जाता है, बिस्लरी का कुछ और हो जाता है ना। चलिए, माल की सूची, कंपनी के पास बेचने के लिए रखा हुआ जो सामान होता है वो माल की सूची, उसी तैयार उत्पाद का हो या कच्चा माल हो, एक लिस्ट है। इसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये मूर्त संपत्ति में आएगा। भौतिक रूप से फिजिकल फॉर्म में वो अवेलेबल है, ठीक है। भौतिक संपदा की बात करें फिजिकली फॉर्म में, तो आप किसी कंपनी का बनाया हुआ ज्ञान या डिजाइन या आविष्कार हो सकता है। भौतिक, सॉरी, भौतिक बोल रहा हूँ, बौद्धिक संपदा। तो मेरे दिमाग में जो आइडिया है वो तो मेरे दिमाग में है ना बॉस, या कंपनी या उस का कॉपीराइट कंपनी के पास होगा, पेटेंट होगा, ट्रेडमार्क होगा, कॉपीराइट होगा, तो उसको आप डायरेक्ट तो छू नहीं सकते। ये भी अमूर्त में आ गया, ठीक है। चलिए, ग्राहकों की डाक सूची, यानी कंपनियों के उन ग्राहकों की लिस्ट होगी जिसका नाम पता कंपनी के पास होता है, ताकि उसकी मार्केटिंग की जानकारी भेजी जा सके। ये एक तरह का डेटा होगा, इसे भी आप छू नहीं सकते, लेकिन कंपनी अपने ग्राहकों तक पहुंचने का एक तरीका होता है। कोचिंग इंडस्ट्री क्या करती है? एक साइट बना दिया यूपीएससी का, और आपको, चूंकि आप यूपीएससी से जुड़े हुए हैं इसलिए बता रहा हूँ। कोचिंग संस्थान क्या करती है? आपने जैसे ही यूपीएससी ये किया, वो सीधा आपको उस लिंक से उसके साइट पे लेके चला जाएगा। आपने, अब जानकारी के लिए आपका फोन नंबर ले लेगा वो। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए या कुछ देखना है तो सीधा बस थोड़ा सा दिखा के फोन नंबर मांग लेगा, मतलब वो मैंडेटरी है। आपने जैसे नंबर डाला, ओटीपी आया, हाँ नंबर भी आप ही का, फर्जी नंबर नहीं है, हो गया काम खत्म। अब वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे,
ये करेंगे, परेशान करेंगे और तरह तरह से आपको खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये मार्केटिंग स्किल है, आप समझ लीजिए। 10 बच्चों का, एक भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, पर वो लिस्ट पूरा एकदम जारी कर देंगे कि 10,000 बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं थी उतनी, फिर भी हो गया। है ना, मजेदार चीज है ना। हाँ, चलिए। तो ग्राहकों को मेलिंग करना, तो मेल भी आप देख, मतलब फिजिकली फॉर्म में तो मेल को छू नहीं सकते ना, भौतिक कागज है वो। हम उस असली मूल्य या उसकी जो जानकारी होगी मेल में होगी, वो भी गैर भौतिक है, यानी नॉन फिजिकल है वो। क्लियर हो गया। तो कौन कौन सा फिजिकल है, कौन कौन सा नहीं है, अब आप देख लीजिए, किसको छू सकते हैं, किसको नहीं छू सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक। मेंस में एक पिछले साल मैंने वो भी बताया था, दुर्गा पूजा। जैसे देखिए, आप ऐसे समझिएगा, कल्चरल रूप में है, विश्व की विरासत, मूर्त और अमूर्त, मैंने क्लास में भी, करंट अफेयर में भी करवाया है। यूनेस्को भी जारी करता है ना। तो मूर्त और अमूर्त, तो अमूर्त का मतलब क्या हो गया कि आप इसको, जैसे मेरे लिए आपके मन में सम्मान, जो कि नहीं है पता है मुझे, लेकिन आप सम्मान दिखा सकते हैं? नहीं, दिखाने की चीज नहीं है, वो एक्ट से पता चलेगा। तो बोल आप कुछ भी दीजिए कि सर हम आपके लिए चांद और तारे और सैटेलाइट तोड़ के ले आएंगे, तो कहने की बात है ना। एक्ट, एक्ट से पता चलेगा। ठीक है, चलिए। तो किसी की भी चोरी को पकड़ना है तो उसके एक्ट को देख लो यार। चलो, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात जो है 3.2% है, यानी टोटल जो निर्यात एक दूसरे को, एक देश दूसरे देश को कर रहा है, सबका निर्यात अगर हम काउंट कर ले, तो ग्लोबल निर्यात में इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है? 3.2। इतना कम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, चलिए फैक्चुअल चीजें हैं, पर बहुत कम है यार, ठीक है। पर मुझे लगता है ये और कम होना चाहिए, 2 पॉइंट के आसपास होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। भारत में कार्यरत, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट के कथन की तरफ चलते हैं। भारत में कार्यरत स्थानीय कंपनियों और भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, यानी पीएलआई योजना का, पीआईएल, पीएलआई योजना का लाभ उठाया है। बिल्कुल, पीएलआई योजना जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है, इसके बारे में डिटेल मैंने बता रखा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है और ये गलत है। ठीक है, आइए इसको जरा सा देख लेते हैं। 3.2 कथन कहता है कि भाई विश्व भर में जितना भी सामान बेचा गया, उसमें 3.2 सामान जो है भारत बेच दिया, यानी उसका परसेंटेज वाइज इतना है। सही नहीं है, क्यों? 1.7 था। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के अनुसार। तो ये जारी कौन कर रहा है? डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन, 1995 में अस्तित्व में आया, उरुग्वे दौर के बाद, है ना। गैट, याद आया, गैट को रिप्लेस करके आया। तो भारत में निर्यात का हिस्सा जो है, ये इससे काफी कम है। ठीक है, अब ये पीएलआई योजना का लाभ उठाया, इसको, इस कथन को डिकोड कर लेते हैं जरा सा। भारत में काम करे बहुत सारी कंपनी है, इसका लाभ उठा रही है, ठीक है। उनको, जैसे जो भी प्रोडक्शन करती है, तो भारत सरकार उनको कि भैया आपने अच्छा प्रोडक्शन किया है, आपको थोड़ा सा इंसेंटिव हम देते हैं। ठीक है, तो इसका मकसद, इस योजना का मकसद ही यही है कि भारत में जो भी चीज भारत में बन रही है, उस कंपनी को हम क्या करें, थोड़ा सा बढ़ावा दें, बूस्ट करें। तो बूस्ट कैसे होगा भाई? तो उसको थोड़ा सा सहूलियत दे दे मार्केटिंग करने में, या टैक्स कम कर दीजिए उसका, है ना। तो भारत में बने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ती है, तो सरकार उसको प्रोत्साहन देती है। भारत में फैक्ट्री लग रही है, तो बिल्कुल ये भारत, जैसे हमने कह दिया कि अमेरिका, अमेरिकन कंपनी को कह दिया, वो अमेरिका छोड़कर, या जहां पे बांग्लादेश में या चाइना में माल, या आसियान कंट्री में माल सस्ते बन जा रहे हैं, तो वो भारत क्यों आएंगे? तो उनको आकर्षित करने के लिए कह दिया कि भैया हम आपको लैंड फ्री में दे देंगे, हम आपको टैक्स में रिबेट दे देंगे, हम आपको बिजली फ्री दे देंगे। अभी तो लोग मोटिवेट होते हैं।
पॉलिटिकल पार्टियां भी क्या करती, फ्री में रेवड़ी बांटती हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री, दारू के साथ दूध फ्री। नहीं, दूध तो फ्री नहीं है, दूध के तो पैसे लगेंगे, दारू फ्री में मिल जाएगा, है ना। गांधी जी के फॉलोअर हैं ऐसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जो गांधी जी के नाम कहते हैं कि भैया हम बापू के फॉलोअर है, लेकिन हम दारू भी एक भी ये दारू दे के आ जाते हैं, 2 बोतल ये लीजिए, गांधी जी एक से सब एक फ्री। चलिए, तो भारतीय कंपनियों को अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की क्षमता को ये थोड़ा इंकरेज करेगी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट हो और इंपोर्ट पे थोड़ा सा डिपेंडेंसी कम हो जाए। मैं तो उस गवर्नमेंट का वेट कर रहा हूं जो दूध फ्री में बांट दे कम से कम। न्यूट्रिशन, और जो 15 साल 16 साल तक के बच्चों की, बिल्कुल नॉट पॉसिबल। हाँ, नहीं मैं तो अब ये डिमांड रखूंगा कि भाई जो सिगरेट और गांजा चरस हंसी जो और जो क्या कहते हैं वो सब जो मादक पदार्थ है, वो सब फ्री में दे दें, तो हम वोट करें फिर तो। दारू में से अब क्या, दारू से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए, है कि नहीं। चलिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, एमएसएमई वाला, इसका अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीन पर 15 करोड़, निवेश में 15 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में है, मध्यम उद्यम, ये डेफिनेशन था। और ये मैंने गेस में आप लोगों को पिछले साल पढ़ाया भी था, और ये क्वेश्चन आया भी 24 में। याद है गुलाब शहर जी? 3 साल से मैं कह रहा था कि इसके डेफिनेशन से क्वेश्चन आना है आना है, और ये फिर लास्ट में आ भी गया। ठीक है, चलिए, तो ये डेफिनेशन पूछा गया है, और ये एमएसएमई में सभी बैंक ऋण जो है प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आहर्त है, एलिजिबल है। ठीक है, तो अब इसको जरा सा देख लेते हैं, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन क्या है। ये 2006 का पूछा है, अब ये अपडेट हो चुका है। ठीक है, कथन क्यों नहीं है, 6 में कहा गया, इसमें 2020 में बदलाव किया गया था, जिसमें कहा गया अब इसके निवेश की जो सीमा है मशीन में, वो 50 करोड़ से अधिक नहीं है, 50 करोड़ चला गया। ये तो 15 से 25 करोड़ नहीं होके 50 करोड़ चला गया है। और सालाना कारोबार जो टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, उनको रखा गया है मीडियम में। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर जो मध्यम श्रेणी के जो है 15 से जो 25 है, ये लघु श्रेणी में आ सकते हैं। और उनका टर्नओवर जो है, कारोबार जो है, वो 50 करोड़ से कम होना चाहिए साल का, वार्षिक। ठीक है, डेफिनेशन। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पे आप उसका पूरा चार्ट लगा दीजिए, तो भाई डिमांड तो बढ़ती रहेगी, है ना। ये करंट अफेयर में आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टिक भी लगा रखा है अभी के लिए, अभी भी इंपॉर्टेंट है ये, स्टिल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्यम पूछा है भाई, माइक्रो बचा हुआ है, स्मॉल बचा हुआ है, ये तो मीडियम पूछा ना। ठीक है, चलिए, एमएसएमई क्या है, तो ये छोटे मझोले उद्योग हैं जो को बैंक जो कर्ज भी देते हैं, और सरकार इसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में भी इसको गिना जाता है, एमएसएमई को। बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्राथमिक क्षेत्र ऋण का मतलब है कि खेती, शिक्षा, छोटे उद्योगों के लिए कर्ज देना भी जरूरी होता है। 2020 में आरबीआई के जो नियम है, रूल रेगुलेशन लाया गया, उसमें एमएसएमई को दिए जाने वाले सभी ऋण जो है उन नियमों को, बताई गई शर्तों को अगर पूरा कर रहे हैं, तो उसे प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग ऋण के तौर पे माना जा सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या निकल के आया कि बैंकों को कर्ज देने में इनको प्राथमिकता देने की, प्रायोरिटी देने की, पहले इनको दें, बाद में हम बड़े उद्योग को देंगे, पहले इनको देंगे हम, प्रायोरिटी ये है। जैसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चे पहले लाइन में आगे लगेंगे, फिर महिला लगेंगे, उसके बाद पुरुष लगेंगे, है ना, इस तरह से प्रायोरिटी वाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के संदर्भ में बात करना। डिजिटल मुद्रा देखिए, फिर से ये रिपीट नहीं हो रहा है,
डिजिटल ये रिपीट टॉपिक है, जरा सा सोच के देखिए। 24 में आया था, 23 में आ गया, है ना। तो ऐसा अभी आपको ऐसे 50-60 क्वेश्चन मिल जाएगा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो एमसीक्यू मैंने बना के दिया, काइंडली अगर आपने साइंस टेक्स्ट तो अब नहीं पढ़ा पाऊंगा, हालांकि 5 साल का मैं मई में भी आप लोगों को लगातार वो रेगुलर बेसिस पे कर से करना होगा, ये अभी चलेगा। ठीक है, चलिए, तो यूएस डॉलर की बात करें हम, डिजिटल मुद्रा में, है ना, के संदर्भ में बात विचार करने की बात कही गई है कि यूएस डॉलर जो है, या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा भुगतान करना संभव हो जाता है। इसको डिकोड करेंगे अभी। कोई डिजिटल मुद्रा जिसके अंदर ग्राफिक प्रतिबंध, जैसे कोई इसके जो खर्चे हैं समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। क्या कह रहा है भैया, कहने का मतलब क्या है? कथन कह रहा है कि अगर कोई देश अपनी खुद की डिजिटल करेंसी, यानी 2000 का नोट अब खत्म हो चुका, ठीक है, सरकार द्वारा जारी किया गया ऑनलाइन रुपया बनाता है, तो करेंसी में पेमेंट करने के लिए यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जरूरत उसको, अब पहले समझिएगा, फिजिकली फॉर्म में तो कन्वर्ट करना है। अगर आप मयंक जी के पास ये डॉलर जेब में पड़ा हुआ है, तो ये मार्केट में तो चलेगा नहीं, इनको बैंक जाके उसको कन्वर्ट कराना होगा इंडियन रुपीज में। ठीक है, फिर ही वो, फिर मयंक जी पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन डिजिटल रुपीज में क्या हो गया है, ये उनको कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है, बैंक में पड़ा हुआ वो आप सीधा पेमेंट कीजिए, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके सामने वाले के पास, यानी कोई अमेरिकन आया, उसके पास वो यूपीआई यूज कर रहा है, सपोज ऐसे समझिए, डॉलर उसके अकाउंट में है, पेमेंट यूपीआई से कर रहा है, तो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट होके, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया क्या सिस्टम है, नहीं है, सीधा डिजिटली करेंसी में पेमेंट कर सकेंगे वो। कहने का मतलब ये था। तो एक लाइन में समझिए, बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान, कन्वर्ट किए बिना, संभव है, बिल्कुल संभव है। यूएस डॉलर या उस प्रणाली को जिसमें आपको कन्वर्ट करने की, डॉलर को पहले कन्वर्ट कीजिए रुपीज में, वो उस लाइन को ही बाईपास करके आप आगे बढ़ गए। ये बात समझ में आई? चलिए, डिजिटल का यही तो फायदा है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी की तरह ही है। ठीक है, कीमत कौन तय करेगा? सेंट्रल बैंक, उस देश का सेंट्रल बैंक, यानी इस देश का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। देश की असली करेंसी के बराबर होगी। ठीक है, आस देश आपस में सीधे डिजिटल करेंसी में लेन देन कर सकेंगे, बिना उसको बाईपास करते हुए, उसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। ठीक है, चलिए, दूसरा लाइन क्या है? यह डिजिटल मुद्रा, इसके अंदर प्रोग्रामिंग प्रतिबंध, इसके व्यय के समय ढांचे के साथ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। क्या इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? कि डिजिटल करेंसी को इस तरह से बनाया जाता है कि इसका इस्तेमाल पर कुछ नियम पहले से ही सेट कर दिए जाए, जैसे कि तय किया जा सकता है कि डिजिटल करेंसी कब तक इस्तेमाल की जा सकती है, उसकी एक लिमिटेशन होगी। जैसे कि आप ऐसे समझिए, समय सीमा का बता रहा हूं आपको, समय सीमा के अलावा इसमें लिमिट भी होती है, जैसे कि आप यूपीआई से 10 करोड़ का पेमेंट नहीं कर सकते बॉस, 1 लाख का पेमेंट नहीं कर सकते बॉस, उसमें लिमिट जाके आपको बैंक में पहले सेट करना पड़ेगा, ताकि कभी कोई ट्रांजेक्शन आपका कोई हैक करना, चोरी करना भी चाहे तो वो नहीं हो पाएगा, ट्रांजेक्शन ही नहीं होगा। बात समझ आ रही है? डीसी जो है एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक नकदी है, जिसे लोग पेमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। शर्त डाल दी गई कि ये पैसा आप कब तक यूज कीजिए, जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, गूगल पे में आपने पेमेंट किया मुझे अपने मेरी फीस पेमेंट की गूगल पे से की, तो आपको एक स्क्रैच कूपन मिल गया, और उस कूपन में लिखा हुआ है कि भैया आप इससे कुछ खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक टाइम लिमिट होगी। ये बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? मैं आपको आम बोलचाल की भाषा में इसलिए समझा दे रहा हूं ताकि आप इसको कोरिलेट कर सके।
मयंक जी, अब ये मत कहिएगा कि गूगल पेमेंट हम यूज नहीं करते, नहीं, एक बात कह रहा हूं, है ना। चलिए, वित्त के संदर्भ में बीटा शब्द किसे निर्दिष्ट करता, बीटा। ठीक है भाई, देख लेते हैं कि करके बीटा है क्या। बीटा एक ऐसी, देखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रक्रिया, प्रोसेस को। ठीक है, तो बीटा एक ऐसा प्रोसेस है जो जिसमें एक ही समय पर अलग अलग जगहों से, जैसे कि किसी चीज, यानी जैसे शेयर को खरीदा और बेचा जा सकता है। तो फाइनेंस में अगर हम बात करें तो ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आर्बिट्रेज कहते हैं। तो ये बीटा, बीटा नहीं, ये जो कह रहा है ना, ये जो प्रोसेस है इसका नाम आर्बिट्रेज है, ये बीटा नहीं हो सकता। क्यों? इस प्रोसेस को आर्बिट्रेज कहते हैं, यानी आर्बिट्रेज का मकसद कीमत के अंतर से फायदा उठाना होता है। सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, तभी तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, किसी पोर्टफोलियो में, दूसरा देख लेते हैं, किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने की निवेश कार्यनीति। ठीक है भाई, आम बोल, अभी बीटा मैंने क्या कहा, बीटा एक ऐसा तरीका है जो एक पोर्टफोलियो एक पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह तय करेगा कि किसमें कितना निवेश लेना है, किस को खरीदना है, किसको बेचना है, किसको अभी होल्ड करके रखना है, कितना फायदा कमाना है, ताकि ये दोनों में बैलेंस बना रहे। क्यों गलत हो गया ये स्टेटमेंट? बीटा ये क्यों नहीं है? क्योंकि फंड मैनेजर है ना बॉस। कार्यनीति जो हो गया, इट्स अ पोर्टफोलियो फंड मैनेजर, ये तो फंड मैनेजर तय करेगा, फंड मैनेजर ही तो है। किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम लेना लेना, तो इसका बीटा से क्या लेना देना? बीटा उन रणनीतियों में से एक को मापने का तरीका है, ना कि खुद एक रणनीति। तरीका है, बीटा क्या है, एक तरीका है, टूल है, ना कि कोई रणनीति, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो स्ट्रैटेजी कौन बनाएगा? स्ट्रैटेजी तो फंड मैनेजर बनाएगा, कि दोनों में बैलेंस बना रहे। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट था कि एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम जो वहां उत्पन्न होगा जहां पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है। बीटा एक तरह का ऐसा खतरा है जो पूरे बाजार में होता है और जिसे पूरी तरह से बेचा नहीं जा सकता। और ये कह रहा है कि सिस्टमैटिक रिस्क को तो बताएगा, लेकिन बीटा इस जोखिम को मापने का ना तो एक तरीका है, ना कि खुद जोखिम का प्रकार। यानी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम है। अभी हमने ऊपर की लाइन में देखा कि बीटा प्रोसेस नहीं हो सकता, एक टूल है, राइट। बीटा मापने का एक तरीका है, टूल है, तो जोखिम भी नहीं होगा। वो जोखिम को मापने का एक तरीका तो हो सकता है, टूल तो हो सकता है, बट खुद जोखिम नहीं हो सकता। ठीक है, तो व्यवस्थागत जोखिम के कई कारण हो सकते हैं, बीटा उनमें से एक या दो संख्या में दिखा देता है उसको। ठीक है, एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलन को मापता है मतलब दिखाता है। अब ये टूल हो गया। तो बीटा क्या है? एक टूल है, बिल्कुल सही बात। तो ये विकल्प कह रहा है कि बीटा एक नंबर है जो बताता है कि अगर पूरा शेयर बाजार बदलता है तो एक खास शेयर की कीमत में कितना बदलाव आ सकता है। ये बीटा वर्जन, आपका एक बीटा वर्जन वो भी हो गया, लाइट वर्जन आ रहा है ना। तो बीटा एक नंबर है जो मापता है कि किसी एक शेयर के जोखिम से पूरे बाजार में कितना भिन्न है। तो अगर बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है तो बीटा वाला जो शेयर है उसमें ज्यादा ऊपर जाएगा, और अगर बाजार नीचे जाता है तो वे कितना नीचे जाएगा। ये बीटा सिर्फ बताने के लिए टूल है। जैसे कमरे का टेम्परेचर जो है ज्यादा है या कम है, तो आप, या बॉडी का टेम्परेचर, आप थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर को बुखार कहेंगे क्या कि थर्मामीटर बुखार होता है? मोहित कुमार, थर्मामीटर को हम बुखार कह सकते हैं? नहीं, तो आपके वो टेम्परेचर को माप के बताएगा, दैट्स इट। तो टूल है ये बात समझ में आई सभी को?
क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अब कल की क्लास में करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको धैर्य रख के पढ़िए। कल तक मैं कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा आपको ओरिजिनल उसमें दे दूं मैं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इसको बेटर से बेटर पढ़ सके। जितना आप पीवाईक्यू पे गहन अध्ययन कीजिएगा, अगर इस कम समय में, क्योंकि अब लगभग 21 तारीख आज है और 25 को एग्जाम होना है, 25 मई को, तो लगभग 32-33 दिन बच रहा है। तो घर में हो जाइए पैक, गर्मी लग जाएगी, बीमार हो जाइएगा, 4 दिन बेकार हो जाएगा। बस एक काम कीजिएगा, थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा कर लीजिए और उससे ज्यादा कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइम जितना बचाइए उसको इसमें लगाइए। अगर चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो, नहीं चाहते हैं वेरी गुड, क्योंकि ये जिनको वाकई में नीड है वो तो नवंबर से पैक हुए पड़े हैं। मैं एक इंटरव्यू का वो देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मेरी माँ को कैंसर था, लास्ट स्टेज में था, पर मैं नहीं जा पाया क्योंकि मुझे एग्जाम देना था। मेंस देने के बाद वो अंतिम संस्कार तो हो चुका था घर में, लेकिन इन्होंने मेंस दिया और उसके बाद फिर वो घर गए। तो बहुत त्याग करना पड़ता है भाई। आपसे आपकी टेम्पोरी खुशियां नहीं, जो 2 मिनट और 3 मिनट वाली है कोका कोला टाइप की खुशियां हैं, वही नहीं छूट रही है। हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम और फेसबुक चल रहा है, तो बचिए उससे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मेच्योर हो जाइए। और शब्द जहां पे आपको क्लिष्ट लगता है हिंदी का, उसका इंग्लिश देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझे सेंड कीजिए, मैं उसको इजी वे में बताऊंगा। मैं अंतर्यामी नहीं हूं, आपको मुंह खोल के बताना पड़ेगा। शर्माने की कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई इंटेलिजेंट नहीं है, कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है, सबको आईएएस बनना ही है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।